जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 माध्यमिक शिक्षा मंडल के प्रश्न बैंक के क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करेंगे कि मांग की कीमत लोच को मापने की कुल व्यय विधि को समझाइए। कुल व्यय विधि में कुल व्यय के आधार पर मांग की कीमत लोच को मापा जाता है। पहला है इकाई के बराबर मांग के लोच, यानी कुल व्यय कैसा रहेगा, बराबर रहेगा। उदाहरण में हम देखते हैं, यदि कीमत 5 रुपये थी तो आप 100 वस्तुएं खरीदते थे 500 रुपये में। अब कीमत घट गई है, यानी 4 रुपये हो गई है। अभी आपके पास 500 रुपये हैं तो आप ज़्यादा वस्तुएं खरीदने लगे हैं और आपने पूरे 500 रुपये खर्च कर दिए। तो इकाई के बराबर मांग की लोच का अर्थ होता है कि कीमत घटने पर कुल व्यय उतना ही रहता है, चाहे कीमत घटे या कीमत बढ़े, कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। अब मांग की लोच इकाई से अधिक कब होती है? मान लीजिए कि आप 5 रुपये कीमत पर 100 वस्तुएं खरीदते थे तो आपके 500 रुपये खर्च हो जाते थे। अब क्या हुआ है कि कीमत घटकर 4 रुपये हो गई है। जब कीमत घटकर 4 रुपये हुई तो अब आपने घटी हुई कीमत पर क्या सोचा कि कीमत बहुत कम हो गई है, तो अब आप ज़्यादा वस्तुएं खरीदने लगे। 150 वस्तुएं आपने ज़्यादा वस्तु खरीदी तो आपके कुल व्यय बढ़ गया, 500 से बढ़कर 600 हो गया। तो जब कीमत घटने पर कुल व्यय बढ़ जाता है तो मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि जब कीमत बढ़ने पर कुल व्यय घट जाए तो मांग की लोच इकाई से अधिक। आप एक ही याद रख लीजिए कि जब कीमत घटती है और कुल व्यय बढ़ जाता है तो मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। तीसरी कंडीशन देखिए, मांग की लोच इकाई से कम। यदि मान लीजिए कि आप 5 रुपये कीमत पर 100 वस्तुएं खरीदते थे और आपके 500 रुपये खर्च हो जाते थे। अब 4 रुपये कीमत पर आपने 110 वस्तु खरीदी, कीमत घटी तो मांग बढ़ गई और अभी आपके 440 रुपये खर्च हुए हैं। इसका अर्थ क्या है कि कीमत तो घटी लेकिन आपकी मांग 500 से मतलब आपके जो कुल व्यय थे 500 से घटकर कितने हो गए, 440 रुपये हो गए कुल व्यय। यानी कीमत के घटने पर जो आपका कुल व्यय था वो क्या हुआ, घट गया। तो आप क्या याद रखेंगे कि मांग की लोच इकाई के बराबर में क्या होता है कि कीमत के घटने पर जो कुल व्यय होता है वो क्या होता है, घट जाता है। और मांग की लोच की इकाई से अधिक में कीमत के घटने पर जो कुल व्यय होता है वो बढ़ जाता है। और मांग की लोच इकाई के बराबर में क्या होता है, कीमत के घटने पर जो कुल व्यय होता है वो उतना ही रहता है। तो आप एक तरीके से याद कर लीजिए, इसका उल्टा या तो आप लिख सकते हैं। जैसे उल्टा क्या हो जाएगा कि कीमत के घटने पर, सीधा है कीमत के घटने पर कुल व्यय बढ़ जाता है, उल्टा क्या हो जाएगा, कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय घट जाता है। यदि आपको उल्टा नहीं लिखना है तो आप क्या लिख सकते हैं कि जब कीमत के घटने पर कुल व्यय बढ़ जाता है और इसके विपरीत भी। मांग की लोच इकाई से अधिक में क्या होता है, कीमत के घटने पर कुल व्यय बढ़ जाता है और इसके विपरीत भी। और मांग के लिए इकाई से कम मांग की लोच में क्या होता है, कीमत के घटने पर कुल व्यय घट जाता है और इसके विपरीत भी। और मांग की लोच इकाई के बराबर में कीमत कम होने पर कुल व्यय उतना ही रहता है और इसके विपरीत भी। विपरीत मतलब उसका उल्टा। अब इसका चित्र यदि हम देखें तो मांग की लोच आपकी यहाँ इकाई से अधिक है, यानी ए से बी में क्या हुआ है, कीमत घटने पर जो कुल व्यय है वो बढ़ गया है। और बी से सी में क्या हुआ है, कीमत के घटने पर कुल व्यय उतना ही रहा है। सी से डी में क्या हुआ है, मांग की लोच इकाई से कम है, यानी कीमत के घटने पर कुल व्यय घट गया है। सो थैंक यू।